नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज का हमारा टॉपिक है बादल कैसे फटते हैं। खास करके भारत में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, इधर पश्चिमी घाट में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ियों पर आप लोगों ने बरसात के समय में देखा होगा कि बादल फट गए, पेपर में निकलता है, बड़ी जान माल की हानि होती है, पूरे के पूरे घर गाड़ियाँ बह जाते हैं। तो आखिर बादल का फटना क्या होता है और ये क्या सचमुच बादल फटते हैं या एक लोक बात है जो आम स्थानीय भाषा में बोली जाती है? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? पूरी बात हम विस्तार से समझाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, आपको बादल कैसे बनते हैं और बरसात कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया आप अच्छे से जानते ही हैं, है ना। हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये बादल हैं, यहाँ पे इनमें क्या है, पानी है एक तरह से। क्या होती है प्रक्रिया, जब पूरी बात समझ जाएंगे आप तभी आप समझ पाएंगे कि बादल का फटना दरअसल होता क्या है। देखिए, जैसे ये हमारी धरती है, वाष्पीकरण के माध्यम से पानी वाष्प बन करके हवाओं में पहुंचता है, हवाओं के ही माध्यम से ऊपर पहुंचता है। हमेशा जान लीजिए कि ऊपर का तापमान यानी धरती के ऊपर का तापमान कम होता है और नीचे का तापमान ज़्यादा होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन प्रायः ऐसा ही होता है। ऊपर जाने पर जैसे जैसे ही हम 165 मीटर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। तो इस तरह से ऊपर तापमान कम होता है और नीचे तापमान ज़्यादा होता है। जब नीचे तापमान ज़्यादा होता है तो उन्हीं से चिपक करके जो पानी है वो वाष्प बन करके हवाओं के माध्यम से ऊपर पहुंचता है, और ऊपर पहुंचने के बाद जब वायु संतृप्त हो जाती है, वायु संतृप्त का मतलब कि जितनी उसकी क्षमता है पानी को सोख पाने की, अब उतनी पूरी हो गई है, उससे ज़्यादा उसमें पानी नहीं आ सकता, तो उसे बोला जाता है कि वायु संतृप्त हो गई। फिर संतृप्त होने के बाद चूँकि ऊपर तापमान कम होता है तो फिर वायु संघनित होने लगती है। कैसे क्या होने लगती है? संघनित। तो संघनन नाभिक होते हैं एक, ये कहाँ से आते हैं? जैसे समुद्र का पानी भी वाष्पीकृत होता रहता है, तो उन पानी के साथ में नमक के कण भी ऊपर चले जाते हैं वाष्प के साथ, या फिर धूल मिट्टी के कण, राख के कण, धुएं के कण, ये सब जो बहुत छोटे छोटे कण हैं जो हमें कभी दिखाई ही नहीं देंगे नग्न आँखों से, इन्हें बोला जाता है संघनन नाभिक या आर्द्रताग्राही नाभिक। इन्हीं नाभिकों के चारों ओर पानी यानी वाष्प जब संघनित होता है, यानी वाष्प फिर से जब पानी बनता है, द्रव बनता है, तो वो द्रव के रूप में इन्हीं बिंदुओं के चारों ओर क्या हो जाता है, बूंदों के रूप में बन जाता है। यानी बूंद कब बनेगी? जब ये संघनन नाभिक होंगे तब। संघनन नाभिक नहीं होंगे तो कभी भी बूंद नहीं बन पाएगी। वाष्प से ही द्रव के रूप में बन सकती है, लेकिन वो बूंदों के रूप में नहीं बनेगी। फिर क्या होता है, बादलों के अंदर जैसे मान लीजिए कि ये बूंदें अरबों खरबों की संख्या में एक समूह के रूप में हो गई। अब दूर से देखने पर ये बादल लग रहा है। इस बादल में जैसे धरती पर तालाब में पानी होता है, उस तरह का पानी यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो पानी है वो इन्हीं बूंदों के रूप में अरबों खरबों की संख्या में है, और इन बादल में भी हवाएं चलती हैं नीचे से ऊपर। क्योंकि बादल में भी ऊपर से नीचे हवाएं का मतलब कि हमेशा गर्म हवा जो होती है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है हमेशा। तो इन हवाओं के साथ ये बूंदें भी ऊपर उठती रहती हैं और बड़ी बड़ी बूंदें नीचे आती रहती हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है अपड्राफ्ट। समझिएगा ध्यान से, अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठना, बूंदों का ऊपर उठना हवाओं के साथ। ये इतनी छोटी छोटी बूंदें होती हैं कि हो सकता है कि हमें आँख से भी न दिखें। ऊपर जैसे ही तापमान ज़्यादा कम हो जाता है, ये बूंदें आपस में मिलकर के बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती हैं। यानी लाखों की संख्या में बूंदें इकट्ठी होकर के एक बूंद जब बन जाती हैं तो बड़ी बूंद हो जाती है। और जैसे ही ये बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं तो ये अपड्राफ्ट वाला सिस्टम जो है वो इसको झेल नहीं पाता। यानी ये हवाएं इन बूंदों को अब झेल नहीं पाती, संभाल नहीं पाती हवा में, और ये बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगती हैं क्रम से। कभी कभी एकाएक बहुत ज़्यादा, कभी कभी धीरे धीरे। तो छोटी छोटी बूंदें बड़ी बड़ी बूंदें बनती रहती हैं और अपड्राफ्ट फेल हो जाता है और ये फिर नीचे गिरने लगती हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बारिश का होना। यहाँ तक आप समझ गए कि बारिश कैसे होती है, हमने विस्तार से समझाया है। आज का हमारा मूल प्रश्न है कि बादल का फटना क्या है। तो बादल का फटना भूगोल की भाषा में कोई शब्द नहीं है, इसको बोला जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे
ये वाला चित्र देखिए, यहाँ पे बादल है, पानी बरस रहा है, बहुत तेज़ी से पानी बरस रहा है, यहाँ आ रहा है। इसी प्रक्रिया को बादल का फटना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, और विज्ञान या भूगोल की भाषा में बोलते हैं क्लाउड बस्ट, बादल का फटना। क्या होता है, जब बादलों में ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा संघनित होने लगता है, यानी ऊपर का तापमान कम हो जाता है और बहुत विशाल बादल होता है, 10 किलोमीटर लंबा, 5-7 किलोमीटर चौड़ा, 2 किलोमीटर मोटा, ऐसे करोड़ों टन जब पानी उसमें होता है, द्रव होते हैं, और ऊपर का तापमान बहुत कम, नीचे का तापमान गर्म, तो छोटी छोटी बूंदें बड़ी बड़ी बूंदों का निर्माण करने लगती हैं और बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगती हैं। और जब बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगती हैं तो क्या होता है कि एक पैमाना होता है, इसका नाम है रेन गेज होता है। ये वर्षा मापी यंत्र इसको बोलते हैं, बरसात को नापता है, यानी कितनी बरसात हुई। आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे ना कि फला जगह इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, इस साल 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई, मतलब रेगिस्तान जैसी बारिश हुई, यहाँ 200 सेंटीमीटर बारिश हुई, आप पढ़ते होंगे। तो इसी से नापा जाता है। इसको mm में कह सकते हैं। नियम इसका ये है कि इसी पैमाने के ही आधार पर निर्धारित होता है कि बादल का फटना हुआ है या सामान्य वर्षा हुई है। बादल का फटना मतलब बहुत ज़्यादा पानी एक स्थान पे गिर जाना। जैसे 1 मीटर लंबाई ले लीजिए, 1 मीटर चौड़ाई ले लीजिए, धरती का कोई भी स्थान 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। इस एरिया में अगर 1 घंटे के भीतर बरसात शुरू हुई और 1 घंटे के भीतर अगर इस स्थान पर 100 लीटर पानी गिर गया, 1 घंटे में 1/1 के एरिया में 100 लीटर पानी अगर गिर गया तो इसी को बोलते हैं बादल का फटना। आमतौर पे इतना पानी नहीं गिरता, इससे कम पानी है तो समझो कि 10 लीटर 20 लीटर पानी है, समझो कि सामान्य बारिश हो रही है। 100 लीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो गई तो समझो बादल का फटना हो गया। और ये इससे नापा जाता है। कैसे नापा जाता है? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा कोई भी स्थान निर्धारित कर लीजिए, और 1 घंटे के भीतर अगर 1 मिलीमीटर, आप जानते हैं 10 मिलीमीटर में 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 1 mm पानी गिर रहा है 1 घंटे में तो इसका मतलब कि 1 लीटर गिर रहा है। बहुत आसान है। अगर 1 घंटे के भीतर अगर यहाँ पे 100 mm पानी गिर गया तो इसका मतलब 100 लीटर पानी गिर गया। इसी को बोलेंगे बादल का फटना। यानी जब भी हम नापेंगे, अगर रेन गेज में 100 mm आ गया 1 घंटे के भीतर एक स्थान पे, इसका मतलब कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा में 100 mm मोटाई बढ़ गई। 1 mm मोटाई बढ़ेगी तो मतलब 1 लीटर पानी गिरा है। 2 mm मोटाई बढ़ेगी मतलब 2 लीटर पानी गिरा है। 100 mm मतलब 100 लीटर पानी गिर गया। इसी स्थिति को बादल का फटना बोलते हैं। अब बताइए, एक ही स्थान पे, अच्छा इतना ही नहीं होता, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ये तो नापने का पैमाना है, ये 2-4 किलोमीटर के रेंज में होता है। भारत में जैसे सबसे ज़्यादा बादल के फटने की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये देखिए, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, केरल का पश्चिमी घाट, कर्नाटक का पश्चिमी घाट, पहाड़ी क्षेत्रों में ही ये घटना होगी। कभी भी मैदानी क्षेत्रों में ये घटना नहीं होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण समझ लीजिए। जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब बादल मान लीजिए यहाँ से जा रहे हैं ऐसे पानी लेकर के। अब पहाड़ पर जब जाएंगे, उस पार जाना होगा। पहाड़ की ऊंचाई अगर ठीक ठाक है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक अगर ऊंचाई है, 3 किलोमीटर तक, तो इसका मतलब कि बादल इस पहाड़ से टकराएंगे, है ना। जब बादल पहाड़ से टकराएंगे तो कैसे होगा? पहाड़ को तोड़कर तो उस पार जाएंगे नहीं, पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ने के बाद उस पार जाएंगे। तो जब अवरोध हो जाता है पहाड़ी क्षेत्र में, जब बरसात मतलब बादल जब जाते हैं पहाड़ी से टकराते हैं तो टकरा करके क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं। जब ऊपर उठते हैं तो ऐसे में बहुत जल्दी उनमें संघनन शुरू हो जाता है। यानी जो वाष्प था अभी ऊपर, जैसे जैसे एकाएक उठने लगेंगे, ऊपर का तापमान हमेशा कम होता है, तो ये पानी जो है, वाष्प जो है, जल्दी जल्दी संघनित होने लगता है।
और फिर यहीं पर इतना संघनित हो जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी बूंदों का रूप ले लेता है और अपड्राफ्ट वाली प्रक्रिया फेल हो जाती है, यानी वायु संभाल नहीं पाते और यहीं पर बारिश कर देते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप देखिएगा 2013 में कब घटना घटी थी उत्तराखंड में, बहुत 50,000 की संख्या में लोग मारे गए थे। वो क्या था? बादल का ही घटना था। एक जगह पर 10-20 किलोमीटर के रेंज में या 5 किलोमीटर के रेंज में इतनी तेज़ बारिश हो गई कि वहाँ की जो नदियाँ थी, जो तालाब थे, जो जल निकासी के रास्ते थे, वो सब उसे संभाल नहीं सके और त्रासदी आ गई। मैदानी क्षेत्रों में ये प्रक्रिया होगी नहीं। मैदानी क्षेत्रों में आसानी से जो नेचुरल प्रक्रिया है, सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, संघनन की संवहनीय क्रिया होती है यहाँ, यानी गर्म वायु ऊपर जाती रहती है और ठंडी वायु नीचे आती रहती है। तो बहुत ही आसानी से सामान्य तरीके से वर्षा होती है, न बहुत कम होगी न ही बहुत ज़्यादा होगी। रेगिस्तान पहाड़ी क्षेत्र, अगर पहाड़ दो तरह के होते हैं, एक तो पहाड़ ऐसे हैं जो बादलों के डायरेक्ट बीच में आ गए, वहाँ बहुत बारिश होगी। एक पहाड़ वो होंगे कि बादलों के बीच में नहीं आएंगे बल्कि समानांतर रहेंगे, तो वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होगी। जैसे अरावली का पर्वत ऐसे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उसकी क्या है, लंबाई है। अब इसी तरफ से मानसून भी आता है तो पहाड़ों से टकराता ही नहीं, अगल बगल से निकल जाता है, बिल्कुल नहीं टकराता। इसीलिए अरावली के पश्चिम में जो स्थान है, थार का मरुस्थल उसको बोलते हैं, वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, न के बराबर। अगर यही अरावली पर्वत ऐसे ऐसे होता तो इनसे ये जाकर के टकराती और यहीं थार के मरुस्थल जो आज है, यहीं बहुत सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी ये हो सकता था। सबसे ज़्यादा तो वर्षा वाला स्थान नहीं होता, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तरफ जो मेघालय है, वहाँ पे बंगाल की खाड़ी से भी बहुत ज़्यादा नमी सोख ली जाती है। लेकिन आज की स्थिति जो यहाँ पे सूखे की है वो ऐसी नहीं रहती, ठीक ठाक बारिश होती। अब इधर आएंगे मेघालय साइड में, तो वहाँ पे जो गारो खासी जयंतियाँ हैं वो ऐसी हैं, तो यहाँ से टकरा करके बारिश करती हैं और बहुत बारिश करती हैं। केरल में आएंगे, यहाँ भी पश्चिमी घाट है ये, तो यहाँ भी सीधे से टकराती हैं हवाएं, इसीलिए केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मुंबई में ठीक ठाक बारिश होती है। पीछे साइड में बारिश नहीं होगी महाराष्ट्र के, ठीक है। तो ये है इसकी प्रक्रिया। देख लीजिए कहाँ कहाँ बादल फटते हैं। ये देखिए स्थान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ बहुत बारिश होती है, पहाड़ है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल, केरल, अरुणाचल, लद्दाख, उत्तराखंड। तो मुझे लगता है कि अब आप पूरी बात समझ गए। मैं आपको संक्षिप्त में यहीं ये भी बता दूं कि 1 टन पानी अगर बादलों में है, जैसे बादल 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर मोटा, यानी 1 घन मीटर अगर बादल हैं, 1 घन मीटर बादल, तो पानी इसमें होता है मात्र मैक्सिमम 1 ग्राम ही, 1 ग्राम। लेकिन ये बादलों का घनत्व 100 किलोमीटर वर्ग हो जाता है आमतौर पे, तो बहुत मतलब हज़ारों टन पानी आ जाता है। और 1 टन पानी होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। अब अगर हज़ारों टन या लाखों टन पानी है तो सोचिए कि करोड़ों लीटर, लाखों लीटर पानी होता है एक सामान्य बादल में। और ऐसे में अगर वो 100 किलोमीटर के रेंज, यानी कि 10 बाई 10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे में अगर पूरा पानी वो एक जगह गिरा दें तो धरती का जो सिस्टम है वो फेल ही हो जाएगा। न नदियाँ संभाल पाएंगे, न तालाब, न झील, न नदी नाले, कोई भी नहीं संभाल पाएगा। तो घर बहने लगेंगे, गाड़ियाँ बहने लगेंगी, लोग बहने लगेंगे, जानवर बहने लगेंगे उसमें, क्योंकि व्यवस्था उतनी संभालने की पानी है ही नहीं। इसीलिए नेचुरली पानी आराम से बरसता ही है। लेकिन जब प्रकृति का चक्र बिगड़ जाएगा, जैसे कि आने वाले दिनों में आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों में, आने वाले समय में भी ये घटनाएं और घटेंगी। जब प्रकृति का चक्र बिगड़ेगा तो कहीं सूखा ही रहेगा और कहीं बादल ही फट जाएंगे, ठीक। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मैं पूरी बात समझा पाया। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और आप किस टॉपिक पर क्या समझना चाहते हैं, वीडियो बनाने के लिए आप मुझसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।